आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट ए का दूसरा सेट देखते हैं। इसमें 7 सेट हैं, सेट बी में 7 सेट है। इस तरह से आपको पूरा सेट कराया जाएगा। अब इसमें देखिए सेक्शन ए अनसीन पैसेज है। इसमें से आपको करना क्या है कि पढ़ लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से क्वेश्चन जो है छांटना होगा। तो अनसीन पैसेज नहीं हम हल करा रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अनसीन पैसेज टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, बाद में इसको हम इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज करा देंगे। तो सेक्शन बी में क्या है कि आपको जो है एप्लीकेशन लिखने के लिए आया है, प्रिंसिपल को उनसे छुट्टी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है और कहना है कि बहन की शादी में आपको अटेंड करना है। तो एप्लीकेशन वगैरह की मास्टर वीडियो भी हम एक बनाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। सारे एप्लीकेशन बताए गए हैं उसमें, निबंध की भी बनाए हैं। तो इसलिए ये पोर्शन हम छोड़ रहे हैं, सेक्शन सी पे डायरेक्ट आ रहे हैं। सेक्शन सी पे सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग जो नहीं है अब, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो आपको मेन ही पढ़ना पड़ेगा। अब द सोल्जर फाट, इसमें क्या भरा जाएगा ये आपको देखना है। तो फाट के साथ हमेशा विथ भरा जाता है, इसको आपको ऐसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है। अब यहाँ देखिए आगे 5वां क्वेश्चन है, गिव मी, मुझे दो, क्या दो, सम मिल्क हो जाएगा, थोड़ा दूध। सम माने कुछ या थोड़ा, तो मुझे थोड़ा दूध दो या कुछ दूध, तो सम इस थोड़ा होता, मात्रा बताने के लिए। तो सम भर देंगे आप, एडजेक्टिव के इस तरह से भरना था इसमें, नाउन से पहले। आगे प्रोनाउन, करेक्ट द प्रोनाउन, प्रोनाउन को सही रूप में भरना है। तो आपको कौन सा प्रोनाउन इसमें भरना ये बताना। तो इसमें ईच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच। उसके बाद जो है देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, 7वें में भरना है, क्योंकि देखिए ईच क्यों होगा, ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक पुरस्कार पाया। तो ईच का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, तो इसलिए ईच का प्रयोग होता है। प्रत्येक अंग्रेजी 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस टेंस में ईच लगता है। और एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए होता है। इसमें कन्फर्म तो है नहीं, इसलिए ईच लगा देंगे तो बेटर होगा। हाँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही रूप भरना है। देखिए टेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, टेंस पहचानने के लिए आगे एक वर्ब का सही रूप भरना पड़ेगा। तो वर्ब भी टेंस से ही उसका भी हल होता है क्वेश्चन। देखिए इट सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग अप, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, जब तुमने घंटी बजाया। इट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। जब तुमने घंटी बजाया, ठीक है, तब सुबह जो है, जब तुमने घंटी बजाया तब से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग। क्या हो जाएगा, ऐसे भी जान लीजिए कि पास्ट की बात है तो पास्ट ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, क्योंकि सेंस फार का बात है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना। अब बीती बात है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। और भी आप हल करने का ट्रिक जान लीजिए, क्योंकि ट्रिक से भी जब सही नहीं आ रहा तो गलत जानिए कि क्या इसमें नहीं हो सकता है। अगर ये जान लेंगे तो अपने आप उत्तर की जांच आप खुद कर लेंगे, हमारा सही है कि गलत है। अब क्यों हैड बीन के अलावा और सब नहीं हो सकता, तो देखो सिंस मॉर्निंग है, सुबह से है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। हैज बीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट के साथ हैव आता नहीं है, तो हैव गलत हो गया। इज रेनिंग कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, वाज रेनिंग कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, बचा क्या, हैड बीन रेनिंग। क्लियर। इस तरह से अगर आपको सही नहीं आ रहा है तो गलत निकाल के आप उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं। टेंस पहचानना, आइडेंटिफाई टेंस, ही हैज ए पेन, ये कौन सा टेंस है, जानते हो कौन सा टेंस है, बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। सिंपल प्रेजेंट जिसको कहते हैं, डी वाला, इतना ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हो। कैसे है उसको जानो। हैज के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तब उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहीं थर्ड फॉर्म आया है, ही हैज ए पेन, नहीं आया है। हैज जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैव माने रखना, हैव का एक वचन होता है हैज। इसका दूसरा, उसके पास एक पेन है या वह एक पेन रखता है, आ गया ना, तो हैज मीन्स रखना या पास में होना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कभी भी हैज, हैव, हैड के साथ तब थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो उसको परफेक्ट टेंस नहीं मान सकते हैं। हैज हैव के साथ नाउन आ गया तो भी इंडेफिनिट टेंस, हैड के साथ नाउन आएगा या कुछ भी आएगा तो वो भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया। आप टेंस नहीं पढ़े हो, पास्ट हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना के अर्थ में होता है, बस वही चीज। उसके पास एक कलम है या वह एक कलम रखता है, इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग पूरा करना है। तो स्पेलिंग पूरा करने के लिए पहला होगा इंपॉर्टेंट होगा, IMPORTANT। उसके बाद दूसरा होगा बिल्ड हो जाएगा, BUILD, बिल्ड हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपके पास अंसाल पेपर है तो अंसाल में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं उसका उत्तर माला, लेकिन जो गलत है उसको मैं करेक्ट करा दूँ, कुछ उत्तर गलत भी हैं, बाकी तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप, क्योंकि मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट जानना, उसके पीछे का नियम जानना, नहीं तो आप रटोगे तो भूलोगे, और रटने का समय नहीं है, एग्जाम नज़दीक है। देखते हैं आगे, आई नो हिम, इसका पैसिव क्या होगा। तो इन सभी का आपको हल करना पड़ेगा, आपको अंसाल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे बता रहा हूँ आप वैसे लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो देखकर बाद में भी लिख सकते हो। देखिए ही इज नोन टू मी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ही इज नोन KNOWN टू मी, ठीक। नो के साथ बाई नहीं लगता, इतना ध्यान देना, टू लगता है। कुछ ऐसे सब वर्ब हैं जिनके साथ बाई के स्थान पे दूसरा प्रीपोजिशन लगता है, ये आपके एक्सीलेंट में दिया गया है, आप पीछे देखेंगे पैसिव वॉइस वाला चैप्टर खोलिएगा, कक्षा 10 की एक्सीलेंट हो या 12 की, उसमें दिया गया है, ठीक। किस प्रीपोजिशन, किस वर्ब के साथ बाई नहीं लगता है, तो नो के साथ टू लगता है, नो और एक शब्द है OBLIGE ओबलाइज, नो ओबलाइज साथ टू लगता है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप इस पर ध्यान देना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करेंगे, बाई वाला तो सब कर लेंगे, नो टू वाला नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए। अगला ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो इसमें ही सेड, देखिए यू को आपको बदलना ही पड़ेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप ऑब्जेक्ट एक मान सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए ही टोल्ड मी, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की कमी है तो मी मान लेना चाहिए, नहीं तो आप हिम भी मान सकते हो, हिम हमेशा मान सकते हो, ठीक। नहीं तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मानो, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन मानो, ही है तो मी मानो, मी है आई है तो हिम मानो, नहीं तो आप हमेशा हिम मान सकते हो। तो ही सेड को आप मी मानोगे टोल्ड हो जाएगा, तो मी कोष्टक में लिख दीजिए, वैसे ही रह दीजिए, कोष्टक में लिखो तो माना जाएगा आप माने। ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, यू का जो है आई कर दीजिए, अब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, वर्क में वर्क हार्ड का वर्क हार्ड ही रहेगा, क्लियर। तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं ही सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, डायरेक्ट भी आप आई मान सकते हैं, क्लियर, कि वहाँ मी मान के यहाँ आई लिख दो। गणित आप पढ़ते हो ना, जो नहीं रहता उसको मान लेते हैं ना, तो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन माना मी मान लीजिए, क्लियर। तो मी मान के आप आराम से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। चाहे आप यहाँ लिखोगे मी तो टोल्ड करना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आई कर दो, सही दोनों है। चलिए आगे, माई टाट स्विमिंग मी फादर, तो इसमें क्या होगा, माई फादर, इसमें रीऑर्डरिंग करना है, रीऑर्डरिंग मैंने फिर से लिखना क्रम से, गलत क्रम में लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए माई फादर, उसके बाद जो है लिखिए टाट, उसके बाद लिखिए मी, फिर स्विमिंग। माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया, इसका अर्थ होगा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाक्य एक और आ गया है कम पंचुएशन के लिए, देखते पंचुएशन। ही रोट आई कॉन्ट कम बिकॉज आई एम इल, उसने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। तो जहाँ कामा फुल स्टॉप बड़े से अक्षर से लिखना, ये सब निशान जो भी लगाने हैं कैपिटल लेटर सही, तो उसको आपको करना पड़ता है पंचुएशन में। देखते हैं पहले क्या करना है, पहला अक्षर तो बड़े से लिखा जाता है, तो इसलिए आप ये बड़े से कर दीजिए ही में, ठीक। उसके बाद रोट के बाद कामा लगा दीजिए, क्योंकि अगला वाक्य डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया, ठीक ना। ही रोट कामा डबल कामा, फिर आई बड़े से कर दिए, आई हमेशा बड़े से लिखा जाता है, चाहे शुरू में लिखो चाहे बीच में लिखो, और लेकिन परीक्षा में आपको हमेशा छोटे से लिखा जाए रहेगा, आपको जो सुधारने के लिए देगा, तो आपको बड़े से कर दीजिए आई। देखिए कांट है, ये कैन नॉट ने कांट में यन के बाद ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, जैसे डोंट में नहीं लाते यन के बाद एपोस्ट्रॉफी, वैसे यहाँ भी लगा दो। कांट में कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो कांट एपोस्ट्रॉफी यन के बाद लगा दीजिए। कांट कम बिकॉज आई फिर बड़े से कर दीजिए, आई एम इल, इल के बाद फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए, तो हो जाएगा ही रोट कामा इनवर्ट कामा आई बड़े से कांट यानी एपोस्ट्रॉफी टी, फिर आई बड़े से आई इल के बाद फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा बंद। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम ट्रांसलेशन भी हम बता दे रहे हैं फटाफट, ताकि आप बाद में वीडियो देखकर लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली समझ सकते हैं। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसका हो जाएगा द गंगा इज ए होली रिवर फॉर द हिंदूज। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी किसके लिए, फॉर द हिंदूज। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदानी है। तो आप जिसका मीनिंग नहीं आता है, वर्ड पावर पर ध्यान दीजिए कि मतलब समझिए कैसे होगा। जिसका मीनिंग नहीं आता उसको आप लिख सकते हैं, या फिर आप बाद में वीडियो भी देखकर लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, या फिर आपके पास विद्या क्वेश्चन वगैरह होगा, सीरीज वगैरह होगा, तो उसमें भी ये सभी ट्रांसलेशन दिए गए हैं, काफ़ी कुछ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर। फिलहाल एक बार समझ लीजिए, जैसे इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदानी है, तो पहले कह दिए कि यह जीवनदानी है, ठीक है। दिस इज लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग माने जीवनदानी या लाइफ गिवर भी कह सकते हैं। फॉर द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए एक अंग्रेजी होगा फॉर द नॉर्थ
इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस माने उत्तर भारतीयों के लिए। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, तो द हिंदूज काल, हिंदू कहते हैं, क्या कहते हैं, मदर गंगा। ठीक है, माँ गंगा कहेंगे जी, मदर गंगा लिखा जाएगा। गंगा को मतलब टू गंगा, हिंदू काल, द हिंदूज काल मदर गंगा टू गंगा। क्लियर, मदर गंगा में यम और जी बड़े कर देना। ठीक है, टू द गंगा, गंगा को, गंगा नदी का नाम है, उसके पहले द लगेगा, लेकिन मदर के साथ द नहीं लगाएंगे। ठीक है, अलग से लिखेंगे तो लगाएंगे, क्योंकि वो नाम दे दिएगा मदर गंगा, प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ नदी के सेंस में द लगा दिए, टू द गंगा। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो पहले प्रत्येक हिंदू कहेंगे जी इब्री हिंदू प्रसन्न होता है, बिकम्स हैप्पी। ठीक है, कहाँ प्रसन्न होता है, पवित्र गंगा के तट पर जाकर। तो बाय गोइंग माने जा करके या जाकर, ऑन द बैंक ऑफ सैक्रेड गंगा, बैंक माने होता है तट या किनारा, BANK, सैक्रेड माने SACRED गंगा, ऑन द बैंक ऑफ द सैक्रेड गंगा। अगला, यहाँ मेले भी लगते हैं, तो यहाँ मेले भी लगते हैं, इसके अंग्रेजी हो गए फेयर्स, माने होता है मेले, फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर, हेल्ड माने लगना, फेयर्स आर आल्सो मीन्स भी हेल्ड हियर, मेले भी यहाँ लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। तो सबसे पवित्र कुंभ मेला कहेंगे द मोस्ट सैक्रेड माने सबसे पवित्र कहा दो, या द होलीएस्ट भी कह सकते हो। कुंभ फेयर माने कुंभ मेला, प्रति 12 वर्ष बाद इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। तो पहले आर हेल्ड माने लगता है, कहाँ लगता है, इन इलाहाबाद एंड हरिद्वार, प्रति 12 वर्ष बाद माने आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, इस तरह से आप समझिए। जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इन विच, जिसमें का अंग्रेजी इन विच हो जाएगा, देश विदेश के लोग का अंग्रेजी होगा द पीपुल ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज का दो, या कंट्री एंड फॉरेन कंट्री कह सकते हो। क्लियर, देश और विदेश की, द पीपुल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, या फॉरेन ही कह सकते हो, फॉरेन माने विदेश, फॉरेन कंट्री भी ले सकते हो, माने विदेश। कम से आते हैं भाग लेने के लिए, टू टेक पार्ट, इन विच द पीपुल ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन कम टू टेक पार्ट। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन था। इसके बाद आपका सेक्शन डी में किस किताब वाला पोर्शन है। ठीक है, तो किताब वाला पोर्शन आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाएगा, मैचिंग समझ लीजिए कौन किससे मिलान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एंग्जाइटी माने होता है चिंता, तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता की भावना। तो अर्थ जानते रहेंगे तो इसको भी कर ले जाएंगे, क्योंकि जो टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन वगैरह लिखाया गया, आप वहाँ से नोट्स से तैयार करेंगे, या फिर समय मिलेगा तो बाद में वीडियो बना देंगे। अभी की ग्रामर पोर्शन कंप्लीटली कराइए, और प्लस मैचिंग प्लस ट्रू फॉल्स, यही इतना कराया जाएगा, जहाँ से आपको ठोस नंबर मिलना है। देखिए, एंग्जाइटी का फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी हो जाएगा, रिजेंबल माने मिलता जुलता, इसलिए लुक लाइक हो जाएगा, स्कल्पचर माने मूर्ति कला होता है, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर को तराशने की कला, उसको मूर्ति कला कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर पे, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स ने बताया बिशंबर नाथ वाज ए पुअर ग्रासर, बिशंबर नाथ एक गरीब ग्रासर था, गलत बात है, वो अमीर था। ठीक ना, ये आपकी सप्लीमेंट्री से है, 4 नंबर के भी आएगा। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा क्रोधित हो जाता था जल्दी से, ये बात सही है। ग्रिफिन के बारे में बताया गया है, आप पढ़े हो किताब तो जान लीजिए, नहीं तो आप इस किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें से आपको ट्रू फॉल्स आएगा, सीधे सीधे सही गलत कर दोगे तो पूरा नंबर पा जाओगे, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। होरेस मेड लॉक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, तो उसको आप मत याद करिए। 30% कट गया है ना, तो उसमें का जो क्वेश्चन है वो आप उसको मत तैयार करिए, अगले साल पूछा जाएगा, इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अनिल मेड मनी रेगुलरली, अनिल नियमित रूप से धन कमाने लगा था, ये बात सही है। ठीक, तो इस तरह ये था आपका सेट नंबर 2। फिर इसके बाद जो है आपको जो है सेट नंबर 3, इसके बाद अगले वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें, ताकि अगला सेट जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।